पिछले क्लास में हमने मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक देखा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब उत्सर्जन तंत्र में ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है किडनी। ये हमारे बैक साइड में होती है, कमर के पीछे की साइड में। कमर यदि पीछे की साइड में यदि दर्द हो रहा है, इसका मतलब किडनी स्टोन है। किडनी थोड़ी सी पीछे की साइड में होती है, कमर की तरफ। एक जोड़ी होती है, दोनों तरफ होती है, वृक्क या किडनी बोलते हैं। एक तो हो गया उत्सर्जन तंत्र में 3 भाग से मिलकर बना होता है। एक तो वृक्क हो गया जिसको बोलते हैं किडनी या रीनल। मेडिकल और बायो में थोड़ा सा फर्क है, मेडिकल भाषा थोड़ी सी फर्क है और साइंस जो सब्जेक्टिव साइंस होती है वो थोड़ा अलग है। जैसे अपन वृक्क बोलते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट वृक्क बोलते हैं किडनी। वो मेडिकल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट है, उसको रीनल बोलते हैं, रीनल। वैसे ही अलग अलग कुछ कुछ टर्मोलॉजी अलग है उनकी। जैसे अपन लीवर बोलते हैं हिपेटिक, वो हिपेटिक बोलते हैं। हिपेटिक मतलब लीवर से संबंधित। तो किडनी दूसरा क्या है, ये जो किडनी यूरिया या जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनाएगी, इसके द्वारा मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में इकट्ठे हो जाएगा। तो दूसरा हो गया मूत्रवाहिनी। और तीसरा हो गया मूत्राशय। ये 3 चीज से मिलकर बना होता है उत्सर्जन तंत्र। मूत्राशय कितना है? 1। हमारे शरीर में मूत्राशय कितने होते हैं? 1। मूत्रवाहिनी, मूत्र को ले जाने वाली, दोनों किडनी से एक एक निकलेगी तो 1 जोड़ी। तो किडनी कितनी है? 1 और 1 2 या 1 जोड़ी। ये अपने 3 मेन ऑर्गन उत्सर्जन तंत्र। तो मूत्रवाहिनी में एग्जाम में नहीं आता, 1 जोड़ी होती है, बस इतना ध्यान रखना है। मूत्राशय 1 होता है, मूत्र इकट्ठा करता है और ये मूत्र मार्ग जो नीचे है उसके द्वारा उत्सर्जन कर देता है। मूत्र में जो भी यूरिया जो अवशिष्ट पदार्थ आए हैं मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। मूत्र इकट्ठा कहाँ होता है? मूत्राशय में। किडनी से मूत्राशय में ले जाने वाली नलिका कौन सी होती है मूत्र को? मूत्रवाहिनी। बस ये 2 चीज तो खत्म हो गई। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है किडनी से वृक्क। ये मुख्य उत्सर्जी अंग है, ध्यान रखना, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग। इसी पर ही टिका होता है पूरा उत्सर्जन। मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी या वृक्क। इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, तो की सुरक्षा रखती है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा सुरक्षित। पेरिटोनियम की झिल्ली होती है उसके चारों ओर, इसकी सुरक्षा के लिए। इस वृक्क के 2 भाग होते हैं, थोड़ा अंदर से यदि काट कर देखेंगे ना तो 2 भाग मिलेंगे। वृक्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। मेडुला मतलब मध्यांश, कोर्टेक्स मतलब बाह्य भाग। बाह्य भाग और मध्य भाग, कोर्टेक्स और मेडुला। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है वो एग्जाम में पूछते, मैं बताऊंगा। इस किडनी को काटोगे, किडनी किससे मिलकर बनी है ध्यान रखना, पहले वो बताने पड़ेगा, फिर कोर्टेक्स मेडुला पर आऊंगा मैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि किडनी के दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। एडिनल ग्रंथि नाम सुना होगा आपने, जब आप अंतःस्रावी ग्रंथि अपन पढ़ेंगे आगे उसमें आएगी अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल। 3F, फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, मतलब डर के जब भागने या संकटकालीन हार्मोन स्रावित करती है एडिनल ग्रंथि। और एडिनलिन हार्मोन बोलते हैं
एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी स्रावित करती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अलग अलग होती है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि गले में, अधिवृक्क ग्रंथि आएगी किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर। ये मैंने दिखा दिया आपको। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? एडिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है, वृक्क के ऊपर होती है। अब बात आ रही है कॉर्टेक्स मेडुला की। दो भाग होते हैं। सबसे पहले इनको समझाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रत्येक वृक्क है वो सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा बना होता है। प्रत्येक वृक्क है, प्रत्येक किडनी है, इसको काट कर देखेंगे तो 10 लाख से अधिक छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। नलिकाओं से बना होता है। छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेफ्रॉन। इन सूक्ष्म नलिकाओं को, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन भी एग्जाम में पूछते हैं। नेफ्रॉन या वृक्कक, वृक्कक या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है वृक्क या किडनी की संरचनात्मक, इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मकताएं आपको हर ऑर्गन की याद रखनी है। जैसे फेफड़े की आई थी एल्वियोलाई या कूपिकाएं, वैसे ही इसकी भी है। जो नेफ्रॉन है, ये पोसा स्टार लगा देता हूं, एग्जाम में पूछते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब क्या होता है, कि वृक्क किससे मिलकर बना होता है, जो भी काम होता है वृक्क के अंदर वो कौन करता है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सभी मिलकर क्या बनाते हैं? वृक्क बनाता है। और वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ये मैंने नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, ये एक किडनी में 10 लाख से भी ज्यादा होती है ऐसी छोटी 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 छोटी, जो कि मूत्र का निर्माण करती है, खून को फिल्टर करती है और मूत्र का निर्माण करती है। किडनी तो करती है, लेकिन किडनी के अंदर क्या चीज है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कर रहा है ये काम। तो पूरा काम किस पर टिका हुआ है? नेफ्रॉन पर। तो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन या वृक्कक है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। ये हमारा एक नेफ्रॉन की संरचना है। आपकी याद रहे, जितना कोशिश करो याद करने की कर लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मेरे को बताना जरूरी हो गया। ये इसमें से एक नाम आएगा, उसमें उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ये हमारा नेफ्रॉन है, थोड़ा बता देता हूं मैं इसके बारे में। ये देखो, ये हमारा खून जा रहा है, मतलब धमनी से रुधिर जा रहा है, किसमें? किडनी में जाएगा। और किडनी से शिराओं में जाता है, धमनियों में जाता है, धमनियों से आता है, शिराओं में आता है और धमनियों से जाता है। तो एक धमनी है जो लेके आ रही है नेफ्रॉन में रुधिर, जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, मोटी होती है, ज्यादा ब्लड लाएगी। और एक जाल बनाता है कोशिकाओं का, और उससे फिर वापस निकल जाता है धमनी से, इसको बोलते हैं अपवाही धमनी। अब देखो, ये थोड़ी संकरी है, ये मोटी है, तो ब्लड जाएगा ज्यादा और इन नलिकाओं में प्रेशर, दाब पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता छोटा है और अंदर आने का रास्ता मोटा है। तो ज्यादा ब्लड जाएगा, निकलेगा कम, मतलब प्रेशर पड़ेगा उस पर, इनमें। और इस नलिकाओं को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस में खून निकलेगा जाल में, तो प्रेशर पड़ने से छन जाएगा ये। इसमें एक क्वालिटी होती है इन कोशिकाओं में, खून को छानने की। और जो छनेगा उसको बोलते हैं परानिस्यंदन। परानिस्यंदन का काम कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है, आगे बता दूंगा। और जो छना है वो किसको बोलते हैं? परानिस्यंदन, फिल्टर बोलते हैं उसको।
वो किस में छनेगा, नीचे कप जैसी संरचना, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, इसमें छनकर आ जाएगा। अब उसमें रुधिर में छनी हुई चीजों में यूरिया भी है, अपशिष्ट पदार्थ भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी है, काम की चीजें भी है। अवशिष्ट पदार्थों के साथ साथ काम की चीजें भी आ गई है। अब इसमें आ गया बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेलपीगीय नलिका। किसी किसी जीवों में उत्सर्जी अंग होती है मेलपीगीय नलिका, कीटों में होती है, ध्यान रखना। कीटों में अपन ऐसे नहीं बोल सकते नेफ्रॉन या वृक होती है, कीटों में उत्सर्जी अंग क्या है, मेलपीगीय नलिका है, केवल इतना भाग ही उत्सर्जन कर देता है। तो ये दोनों को मिलाते हैं मेलपीगीय नलिका। फिर आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, है जो नीचे है ना बोमेन कैप्सूल, ये कुंडलित नलिका बनाता है जो पास में है, इसलिए इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां से यू आकार की नलिका बनाती है, इसको बोलते हैं हेनले लूप, ये लिखा हुआ मेरा हेनले लूप। इसके बारे में एग्जाम में आता है हेनले लूप का। और हेनले लूप के बाद में दोबारा ये कुंडलित होगी, थोड़ी सी दूर है, इसलिए इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका से मूत्र ये संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाता है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से निकलती है संग्राहक नलिका। ये सभी संग्राहक नलिका यहाँ इकट्ठी होकर मूत्रवाहिनी में आ जाती है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। तो ये सभी इकट्ठी होकर संग्राहक नलिका बनाती है। तो संग्राहक नलिका में मूत्र इकट्ठा होता है। अब इसमें वृक्क में कोर्टेक्स भाग होता है, मेडुला भाग होता है, इसे अंदर बंटा होता है, देखो इसे, ये कोर्टेक्स भाग है और ये मेडुला भाग है अंदर की ओर। तो कोर्टेक्स भाग में नेफ्रॉन के कुछ अंग तो कोर्टेक्स भाग में आएंगे और कुछ अंग क्या आएंगे मेडुला भाग में। तो इसमें मेडुला भाग में दो अंग आते हैं, एक तो हेनले लूप और एक जो संग्राहक नलिका है ना, ये दो चीज किसमें आती है, मेडुला में। और जितनी भी सभी चीजें वो क्या आती है, कोर्टेक्स में। एग्जाम में पूछते हैं कि किडनी जो वृक्क है उसके मेडुला भाग में नेफ्रॉन के कौन से अंग आते हैं, हेनले लूप और संग्राहक नलिका। और कोर्टेक्स भाग में क्या आते हैं, ये जितने भी है ना, ग्लोमेरुलस, मेलपीगियन नलिका लिख दो, इसमें दोनों आ जाएंगे, मेलपीगियन नलिका हुई, समीपस्थ और दूरस्थ दोनों कुंडलित नलिका हो गई। अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, मेलपीगियन नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जो भी बच गए वो कोर्टेक्स में आएगा। केवल दो चीज हेनले लूप और संग्राहक नलिका, मेडुला, क्योंकि यहाँ से क्या निकलना है अपने को, रुधिर को ये जो मूत्रवाहिनी में ले जाना है। तो संग्राहक नलिका इकट्ठा होगी हेनले लूप, ये दो चीज मेडुला में आएगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी, एक तो ये चीज एग्जाम में पूछते हैं, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक क्रिया क्या है, नेफ्रॉन है। एक मेडुला में कौन से अंग आते हैं, हेनले लूप और संग्राहक नलिका आती है। इसमें जो एग्जाम में पूछने वाली चीज मैंने आपको बता दी है। अब हेनले लूप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है देखो, जो एग्जाम में आ रहा है वो पूछ रहा हूँ, इनका तो बताने का मतलब ही नहीं है, तो पूछते ही नहीं है। वृक्क का बता दिया, अब वृक्क के अंदर नेफ्रॉन का बता दिया, नेफ्रॉन में जो पूछते हैं वो हेनले लूप, हेनले लूप यू आकार का होता है, मैंने बताया था अभी। अब हेनले लूप जितना बड़ा होगा ना, हेनले लूप का काम को क्या होता है, इसमें छनकर, बोमेन कैप्सूल में छनकर आवश्यक चीजें भी आ गई और अपशिष्ट पदार्थ भी आ गए। लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलता है, मूत्र निर्माण हो रहा है, तो उसमें आवश्यक चीजें तो वापस अवशोषित हो जाती है रुधिर में, और केवल जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है जो संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो आगे चल रहा है समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप है, ये जल का अवशोषण कर लेता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो भी आवश्यक चीजें हैं वो भी अवशोषित हो जाती है, अमीनो अम्ल हुआ, ग्लूकोज हुआ,
जल का अवशोषण भी हो जाता है। हेनले लूप मेनली रूप से जल के अवशोषण से संबंधित है, ज्यादा जल शरीर से बाहर न निकले, इसलिए जितना भी छनकर जल आया उसका अवशोषण कर लेता है, कुछ मात्रा ही जल की मूत्र के साथ विसर्जित करता है। तो हेनले लूप में जितना ज्यादा बड़ा होगा जल की अवशोषण उतना ही अधिक होगा। और ये जो लक्षण अनुकूलन वो किसके लिए जरूरी है? जल की डिमांड कहाँ ज्यादा होती है? मरुस्थलीय इलाकों में। और मरुस्थलीय इलाकों में कौन से जीव रहते हैं? ऊंट रहता है। क्यों? क्योंकि ऊंट का आपने पढ़ा होगा जल पिए बिना कई दिनों तक रह सकता है। क्यों रह सकता है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि कुब्बड़ में पानी इकट्ठा कर लेता है, वसा इकट्ठी कर लेता है। इसका इनडायरेक्ट लूप यहाँ आप समझो, उसकी किडनी में जो नेफ्रॉन है उसका हेनले लूप है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण जल का अवशोषण ज्यादा होता है और वो पानी को स्टोर रख सकता है काफी दिनों तक। इसलिए वो एक साथ ही पी लेता है और पानी को स्टोर कर लेता है, काफी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो यू आकार का होता है। और ये विकसित ज्यादा किसमें होता है? जो मरुस्थलीय जंतु है उसमें अत्यधिक विकसित होता है। मरुस्थलीय जंतु है, मरुस्थलीय जंतु में हेनले लूप अत्यधिक विकसित होता है। अत्यधिक विकसित होता है, जिससे क्या होता है? जल अवशोषण बढ़ जाता है। ये जितना ज्यादा लंबा होगा, बड़ा होगा, उतना ही जल अवशोषण ज्यादा होगा। जल अवशोषण बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है? जो मरुस्थलीय जंतु है वो मरुस्थलीय जंतु कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन, मतलब मूत्र के साथ जो जल की मात्रा वो कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल चाहिए। वो ज्यादा जल उत्सर्जन करने लग जाएंगे तो मरुस्थलीय एरिया में वैसे ही जल नहीं होता, तो उनका मूत्र थोड़ा गाढ़ा होता है, कम मात्रा में जल होता है उसमें। क्योंकि जल अवशोषित हो गया तो कम मात्रा में उत्सर्जन होगा। इसलिए जो इस कारण से क्या है, जो ऊंट में, ऊंट का एग्जांपल दे देता हूं। ऊंट का हेनले लूप अत्यधिक बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण क्या होता है? ये कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। एग्जाम में पूछते हैं कि जो ऊंट है वो कई दिनों तक पानी पीने भी कैसे रह सकता है? तो कारण है इसका हेनले लूप है वो अत्यधिक विकसित होता है, इसके कारण ये काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र में किडनी, वृक्क और नेफ्रॉन के बारे में बता दिया मैंने। अब मूत्र के बारे में भी पूछते हैं एक दो छोटे क्वेश्चन।